हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। अभी मैं हूं अभिजीत यादव सर के पास, जिन्होंने 2 टाइम्स यूपीएससी को क्लियर किया है, लेकिन किसी कारणवश उनको सिविल सर्विस नहीं मिली है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सर ने 4 टाइम मेंस लिखा है, इसके बारे में बात करेंगे। और सर का ये लास्ट अटेम्प्ट बचा है, सर इस बार भी मेंस लिख रहे हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही सर का सेटअप दिखाएंगे, क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, सर की क्या स्ट्रैटेजी है। तो इसमें हम ये सब कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड आज मैं देवेंद्र रस जो स्टूडेंट चैनल चलाते हैं उनके साथ हूँ। एंड सर सबसे पहले आप अपना सेटअप बताइए और आप चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं। बिल्कुल। सो आप इस तरफ आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मेरी स्टडी टेबल है। आजकल क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स के जितने नोट्स हैं वो सारे ऑनलाइन कर सकते हैं, तो लैपटॉप काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये करंटली किताबें जो मैं कवर कर रहा हूँ अभी, डी बासु पॉलिटी का रिविज़न चल रहा था आज। तो इस तरीके से अब जैसे सिटीजनशिप का चैप्टर है तो मैं यहाँ पे ऐसे नोट्स बना देता हूँ कि भाई रिवीजन करने में आसानी रहे। बाकी काफ़ी अंडरलाइन चलता है, काफ़ी किताबों को मैं रंग देता हूँ, बिकॉज इवेंचुअली द गोल ऑफ दिस बुक, यहाँ से आप सीखना जो चाह रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। किताब ख़राब हो गई कोई बात नहीं, किताब का काम जो था नॉलेज ट्रांसफ़र वो हमने कर लिया है। फिर ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे रफ़ प्रैक्टिस भी करता हूँ एंड काफ़ी कुछ फाइनल भी करता हूँ। ये एक थोड़ी मेरी आदत है कि जैसे ये पन्ना है स्पेक्ट्रम किताब का, तो स्पेक्ट्रम किताब का सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के मेरे नोट्स जो बने हुए थे उसके साथ अगर कुछ रह गया तो मैंने ये पन्ना फाड़ के यहाँ पे रख दिया है, ताकि जो चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली हैं। सिमिलरली मैंने एक ये लक्ष्मीकांत का लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स फाड़ के रखा हुआ है, क्योंकि किताब वो 800 पन्ने की है बट ये आर्टिकल्स 5 पन्ने के हैं, और ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉलिटी के रिवीजन के लिए हो जाती है। अगला यहाँ पे कुछ किताबें मेरी रखी हुई हैं जो मतलब बाकी आप देखोगे तो मतलब काफ़ी कम सेटअप है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो किताबें रखी हुई हैं जिन पे मुझे काम करना है। तो अभी के लिए जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, स्टेट सोसाइटी ट्राइब्स, ये सुडोकू की पजल सॉल्वर जो कि मतलब मैं फ्री टाइम में करता हूँ अपने। तो सोशियोलॉजी की किताबें जो मुझे कवर करनी है, जियोग्राफी का रिवीजन करना है, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों का मुझे रिवीजन करना है। ये कुछ किताबें जिनको मैं रफ़ के लिए एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बीच में बोर हो जाओ तो ग्रिपर एक रखा हुआ है, स्नैक्स, एंड ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है, एंड ये छोटा सा एक मोटिवेशनल कोट्स का डेली चेंज करने के लिए। तो आज का कोट है आपका, सभी परिस्थितियों के संतुलन बनाए रखने प्रसन्नता की चाबी है। एंड फाइनली यहाँ पे मेरी किताबें रखी हुई हैं, क्योंकि मतलब मैं बाहर कुछ नहीं रखता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन कम से कम रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ऐसे भर के फैली हुई है। ये आगे जो रखा हुआ है ये मेरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है इस साल के मेंस के अटेम्प्ट के लिए। ये मैंने खाली पेन्स का अपना कलेक्शन बनाया हुआ है ताकि मैं खुद को ये बता सकूं कि भाई मैं एक्चुअली मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये नीचे घर का कुछ रैंडम सामान है। तो अब आगे की बात करते हैं। यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट के लिए गुड न्यूज़, अनअकैडमी लेकर आया है न्यू यूपीएससी सीएसई जीएस बैचेस। ये बैचेस 28 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन बैचेस में 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर के ड्यूरेशन में होंगे। इन बैचेस के माध्यम से आप अपने कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। इन बैचेस में आपको मिलेगा कंप्लीट जीएस सिलेबस प्लस 500 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल एंड पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर शेड्यूल एंड डाउट क्लियरेंस सेशन अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर के द्वारा। तो दोस्तों देरी किस बात की, अपना जल्दी फ़ोन उठाओ और 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले जीएस बैच में इनरोल करें। इन बैचेस में इनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको अपना सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा और मेरा कोड स्टूडेंटो यूज़ करें 10% डिस्काउंट के लिए। तो दोस्तों देरी किस बात की,
28 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे बैच को जल्दी ज्वाइन करें और करें तैयारी जीत की अनअकैडमी के साथ। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड मैंने 2014 में IIT दिल्ली से बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद आई थिंक दैट्स इट। ओके सर आप अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताइए कि क्योंकि आपने सर बहुत सारे अटैम्प्ट दिए हैं और 2 बार आप सिविल सर्विस में क्लियर भी किए हुए हो, तो जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कौन सा एग्ज़ाम कब दिया था। तो मैं ग्रेजुएट 2014 में हुआ एंड बेसिकली उसी साल मैंने एक अटैम्प्ट दिया। तैयारी ज़्यादा नहीं थी बट थोड़ा एक जोश था कि भाई हाँ मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आई थिंक उस अटैम्प्ट में तो कुछ नहीं हुआ। ऑल्दो मे बी वहाँ पे एक वो भी फैक्टर था कि भाई CSAT उस टाइम पे काउंट होता था एंड बिकॉज मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो CSAT काफ़ी आसान लगता था, तो उस हिसाब से कोशिश थी बट नहीं हुआ। 2015 में फिर कुछ टाइम के लिए मैंने एक जॉब करी थी एंड जॉब करते करते फिर मैंने एक और फिर अटैम्प्ट दिया था। फिर वो अटैम्प्ट भी नहीं हुआ, प्रीलिम्स में ही फेल हो गया मैं। देन आई रियलाइज्ड कि भाई अगर ये पेपर करना है तो इस पर थोड़ा डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। डाउन। तो तीसरा अटैम्प्ट 2016 में मैंने दिया। मैंने अपनी जॉब छोड़ के तैयारी करी पूरे टाइम एंड उस टाइम प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया बट मेंस में मैं अटक गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इतना आगे आ गए हैं तो एक और अटैम्प्ट तो बनता है। तो 2017 में मैंने जो अटैम्प्ट दिया वो मेरा अटैम्प्ट क्लियर हो गया। मेरी 653 रैंक आई उस साल एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड कारणों के कारण आगे बात करते हैं, मुझे सर्विस नहीं मिली। तो सर्विस ना मिलने के कारण अब फिर वही चीज़ हो गई थी कि असमंजस में हो कि भाई तुम क्लियर कर चुके हो बट सर्विस नहीं मिली है, तो अटके हुए हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने एक और अटैम्प्ट देने का सोचा। तो 2018 में मैंने फिर से अटैम्प्ट दिया। मेरा रिज़र्व लिस्ट में नाम आया उस टाइम बट फिर से जो पहले केस हुआ था उसी केस में मैं फिर अटक गया। तो इस कारण फिर काफ़ी निराशा रही कि भाई क्या हो रहा है, मतलब सफलता असफलता क्या करना चाहिए जीवन में। एंड मतलब उस टाइम तक आई थिंक 2018 का जो पेपर है उसका रिज़ल्ट 2019 में आता है। तो 2019 तक मुझे ग्रेजुएट होके 5 साल हो चुके थे। तो अब मुझे लगा कि भाई मतलब इसके बाद आप खाली बैठ के कुछ कर रहे हो तो ये तो मतलब जायज़ नहीं है। तो 2019 में मैंने फिर नौकरी पकड़ी। मैंने एक स्टार्टअप में काम करना शुरू किया। वहाँ पे काम करके काफ़ी कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मेरा खो गया था शायद कहीं पे, वो मैंने दोबारा पाया। एंड इवेंचुअली फिर इस साल के स्टार्ट में 2020 में मैंने सोचा था कि भाई दोबारा तैयारी कर सकते हैं एंड लॉकडाउन हो गया। एंड लॉकडाउन में फिर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था आई क्विट दैट कंपनी इन जनवरी कि भाई तैयारी करते हैं। एंड लॉकडाउन होने के बाद फिर आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया जहाँ पे भाई तैयारी भी कर सकते हो, ये भी कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। प्लस इसी कारण एक मतलब लास्ट ईयर मुझे एक बहुत ही करीबी दोस्त भी मिला, IPS है वो। एंड उसके और मेरे दोनों के 5 अटैम्प्ट हो चुके थे। ही इज़ इन सर्विस कि भाई वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं एंड उन्हें भी थोड़ा मतलब अपने मन में था कि भाई मतलब और करते हैं, एक अटैम्प्ट बचा है, मतलब IAS निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये कुछ रीजंस थे कि भाई मैं थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आया। फिर ये दोस्त ने थोड़ा उत्साह दिया फिर कि भाई मे बी लॉकडाउन हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स थे कि मैंने इस साल भी अटैम्प्ट दिया है। इस साल मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है एंड अभी जनवरी में जो मेंस है मैं वो लिखने वाला हूँ। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इस बार मेंस लेकर रहे हो, तो सर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है इस टाइम मेंस की और जो नॉर्मल डेज़ की? नॉर्मल डेज़ क्या बोल रहे हो यहाँ पे? नॉर्मल डेज़ किस चीज़ को बोल रहे हो? नॉर्मल डेज़ यानी कि प्रीलिम्स के पहले की। अच्छा, सो मेंस के लिए अभी तो जैसे स्ट्रैटेजी है, आई थिंक पहला महीना अक्टूबर में प्रीलिम्स हो गया था एंड आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से पहले या लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इस बार रिज़ल्ट आ भी गया था। तो अक्टूबर के महीने में तो मोस्टली करंट अफेयर्स कवर कर रहा था मैं, क्योंकि मतलब वो थोड़ा टाइम एक ऐसा रहता है जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि भाई होगा नहीं होगा, क्या होगा, लटक रहे हो। तो उस पॉइंट पर मैं सिर्फ करंट अफेयर्स कवर कर रहा था एंड उनको काफ़ी इन डेप्थ उनके नोट्स बना रहा था ताकि भाई जब जंप करना पड़े तो मैं तैयार रहूँ। देन नवंबर एंड दिसंबर के अभी महीने में मैंने काफ़ी काम किया है आंसर राइटिंग पे, कि जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैंने उस पर काफ़ी काम किया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट
मेक और ब्रेक वाली एक चीज़ होती है, यस क्योंकि मतलब इट्स अ ह्यूज सेक्शन जहाँ पे मतलब आप 3 GS के सब्जेक्ट्स के बराबर नंबर स्कोर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आई थिंक नवंबर काफ़ी टाइम मैंने अपने ऑप्शनल पे स्पेंड किया, क्योंकि ब्रेक हो गया था 2018 में मेरा जो लास्ट अटैम्प्ट था, उसके बाद 1-1.5 साल का गैप था जहाँ पे मैंने सोशियोलॉजी ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो आई थिंक वो दोबारा रिकैप करने में, वो कवर करने में, टेस्ट सीरीज़ के आंसर लिखने में, मतलब जहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ तो वो जो टीचर हैं उन्होंने काफ़ी डांट मारी मुझे पहले 1-2 टेस्ट में कि भाई मतलब क्या कर रहे हो, क्या आंसर लिख रहे हो, ये तुम्हारे से एक्सपेक्टेड नहीं है। एंड देन फाइनली आई थिंक अभी रिसेंटली मैं GS के आंसर्स लिख रहा हूँ। सो बेसिक मेरा जो डेली शेड्यूल यहाँ पे चलता है वो दिन में 2-3 घंटे मैं आंसर लिख रहा होता हूँ, एंड बाकी फिर 5-6 घंटे उसके बाद मैं उन आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए या उनके लिए कंटेंट बिल्ड करने के लिए या और वैल्यू एडिशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस चीज़ पे मैं काम कर रहा होता हूँ। सर आपने वैसे टाइम टेबल तो बता दिया है, बट इसको थोड़ा सा सेगमेंट में बता दीजिए कि इस टाइम आप क्या करते हो, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें। तो देखा जाए तो मेरा दिन शुरू होता है 7 बजे। 7 बजे उठ के फिर मैं दौड़ने जाता हूँ। आई थिंक आधा घंटा करीब दौड़ता हूँ, एंड मतलब नाश्ता वाश्ता करके सब कुछ होके 10 बजे मैं पढ़ने बैठता हूँ। तो 10 से 12 का जो पीरियड होता है वहाँ मैं आंसर्स लिख रहा होता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एग्ज़ाम एक्चुअली 9 से 12 होता है और फिर 2 से 5 होता है। मैं यहाँ पे 10 से 12 में फिर अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। उसके बाद फिर अगले जो 2 घंटे हैं, 2 बजे 3 बजे टाइप लंच हो जाता है, तो उससे पहले जो टाइम बचता है उसमें फिर जो आंसर लिखे हैं उनका रिव्यू किसी दोस्त को दिखाना, या भी मतलब जो पहले आंसर्स रिव्यू हुए हैं उन पे वैल्यू एडिशन और क्या कर सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो सब। एंड देन फिर लंच के बाद आई थिंक उस टाइम पे सारा फोकस जाता है कंटेंट कि भाई जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ी है जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो भाई इसमें से आप अपना कंटेंट निकालिए कि भैया कौन सा आर्टिकल कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या कौन प्रोविज़न जो हैं वो संविधान में हमारे लिखी हुई हैं, उनको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर में। एंड ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं फिर, ताकि अगले दिन जो आप आंसर लिखने वाले हो उसके लिए आपने कंटेंट तैयार कर लिया है। तो ये एक मतलब साइक्लिकल प्रोसेस चलता रहता है, सुबह आंसर्स, रिव्यू, शाम को कंटेंट बिल्डिंग। जी ओके सर, जो स्टूडेंट्स अभी मेंस लिख रहे हैं तो इन इतने कम टाइम में उनको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए 2020 में? जी अभी के लिए आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फोकस करो सबसे ज़्यादा, कि भाई भरोसा रखो, तुम कर सकते हो, तुमने मेहनत करी है तो भाई उसका फल मिलेगा तुम्हें। इसका कोई मतलब इसमें आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको मतलब दिल से लेके चलनी है कि अगर आपने मेहनत करी है तो आप सफलता प्राप्त करोगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप अपना संतुलन बनाए रखने के लिए भाई एक बहुत ही सिंपल सा शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। वो शेड्यूल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मेरे शेड्यूल की तरह कर सकते हो, नहीं तो अपना आप खुद बना सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई जो एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम पे आप एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हो, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि जो पेपर के दिन मतलब कभी कभार कुछ लोग होते हैं दोपहर में सोने की आदत बन जाती है, मतलब दिन खाली होता तो हो जाता है, मेरी भी बन गई थी आई थिंक एक पॉइंट पर। तो उस चीज़ को मतलब आपको काउंटर करना है, ताकि भाई आप 9 से 12 और 2 से 5 में जो है मेंटली आप अलर्ट हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपने खाना वाना का टाइम अपना सेट किया हुआ है, ताकि ये सारी चीज़ें आप सॉर्ट करके चल रहे हो। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई आप अपने शेड्यूल बना के चलिए। एंड तीसरा, अब नई चीज़ें देखने का फ़ायदा नहीं है, जो आप चीज़ें कर चुके हैं, जो आप चीज़ें दोबारा देखिए बस। मतलब अब नई चीज़ें करोगे तो ना वो याद रहने वाली हैं, ना उसका कोई रिकॉल वैल्यू होगा। जो पुरानी चीज़ है अगर आप उसको दोबारा करोगे, दूसरी तीसरी बार कर लोगे, तो दैट्स मच मोर बेनिफिशियल। ओके सर, आपका जो 2 टाइम्स आपने रैंक हासिल की थी तो वो आप बताइए कि किस तरीके का सीन था, मतलब क्या केस है आपके ऊपर। सो बेसिकली मेरे पे ओबीसी कोटा लागू होता है, एंड ओबीसी कोटा में क्रीमी लेयर के नाम की एक चीज़ होती है। सो क्रीमी लेयर में क्या होता है कि क्रीमी लेयर आप पे अप्लाई नहीं होती है, आपके पेरेंट्स के जॉब पे अप्लाई होती है, राइट। अब मेरा केस जो बनता है यहाँ पे, उसमें एक तकनीकी दिक्कत है। तकनीकी दिक्कत ये है कि सरकार जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बच्चों को कोटा की एलिजिबिलिटी के लिए चेक करती है क्रीमी लेयर के लिए, तो कुछ केसेस में वो एलिजिबल होते हैं। बट इन दोज वेरी सेम केसेस जहाँ पे सरकार के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनके बच्चे एलिजिबल हैं, वहाँ पे पीएसयू के जो बच्चे हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स पीएसयू में हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं।
तो इस पे केस चल रहा है एंड ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है एंड अगर रिजल्ट आता है तो मतलब प्रोबेबली मुझे एक सर्विस मिल जानी चाहिए। क्या कह रही थी आपकी सर, एक बार प्लीज़ बताइए। सो मेरी 2017 के एडिशन में 653 रैंक थी एंड 2018 के एडिशन में मैं रिज़र्व लिस्ट में आया था। सो रिज़र्व लिस्ट इज़ एक एक्स्ट्रा लिस्ट आती है क्योंकि हर साल कुछ कारणवश या मतलब ऐसा ले लो कि कई IPS IRS जो मतलब सेलेक्टेड लोग होते हैं वो दोबारा पेपर दे रहे होते हैं, राइट। तो अगर कोई IRS बंदा दोबारा IRS बन जाता है तो अगले साल नहीं लेगा, राइट, वो छोड़ देगा। तो लिस्ट में थोड़े गैप्स बन जाते हैं, तो गैप फिल करने के लिए एक नई लिस्ट निकालती है विच इज़ कॉल्ड द रिजर्व लिस्ट। तो 2018 में मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में आया था। तो सर जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया था, रैंक भी हासिल कर ली थी आपने, तो उस टाइम के जो प्रेशर को आप कैसे मेंटेन कर पाए ताकि आपने अगला जो एग्ज़ाम दिया है उस तरीके? तो आई थिंक उस टाइम पे तो काफ़ी निराशा हो गई थी कि भाई मतलब क्या हो रहा है कि भाई सबसे बड़ा खाना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम प्रीलिम्स में फेल होगे, तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम मेंस में फेल होगे, तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम इंटरव्यू में फेल होगे, बट तुम लिस्ट में आने के बाद फेल होगे ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो आई थिंक वो एक काफ़ी बड़ा झटका था उस पॉइंट पे, बट आई थिंक उसको डील करने में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टाइम का था कि समय बीतता गया, उस दर्द भरता गया के अलावा आई थिंक 2019 में जो मैंने पूरे टाइम नौकरी करी दैट हेल्प द लॉट। क्योंकि एक वो विश्वास था कि भाई मतलब कुछ कर सकते हो, ये नहीं तो भैया कुछ और हो जाएगा जी, मतलब काबिल हो तुम, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर उस हिसाब से मेरा रीग्रो किया। सर ऐसा कोई एक्सीडेंट है जो आपकी प्रिपरेशन के वक्त जो शेयर करना चाहे तो आप? प्रिपरेशन के वक्त आई थिंक 2017 एंड 18 के बीच में जो 2017 में मेरा रैंक आई थी, सर्विस नहीं मिली थी, तो 2018 में मैंने अटैम्प्ट दिया था। सो आई थिंक दिस इज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का जो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आप अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल आपको उस पर काफ़ी फोकस करना पड़ता है कि 2018 के मेरे अटैम्प्ट का जो मतलब बाद में मैंने देखा कि भाई क्यों नहीं हुआ या मतलब रैंक गिर के 653 से भी रिजर्व लिस्ट में चली गई तो क्या कारण था। तो आई थिंक मैं गुस्सा था, मैं बहुत गुस्सा था कि भाई मतलब ये पेपर कैसे नहीं निकल रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है। बता सकते हो क्या कारण रहे होंगे उस टाइम? तो उस टाइम पे तो ऑब्वियस ही बात है कि नाराज़ था मैं, एंड वो नाराज़गी मेरे मेहनत में झलक गिर गई थी कि भाई मेहनत तुम अलग तरीके से करते हो, तुम पढ़ाई एक मतलब वो एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है पूरे टाइम कि भाई मतलब तुम सही से चीज़ों को नहीं ले रहे हो, तुम कुछ प्रूव करना चाह रहे हो अपने आप के अलावा या पता नहीं दुनिया को, तो मतलब एक बहुत ही नेगेटिव सा एटीट्यूड बन जाता है। वो नेगेटिव एटीट्यूड इज़ वेरी वेरी हार्मफुल प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे आई थिंक 2020 का जो अटैम्प्ट है मेरा, मैं दे ही इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मतलब बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड कि भाई होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, अपन और कुछ कर लेंगे। एंड दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड कि भाई टेंशन नहीं है, ये नहीं तो कुछ और हो जाएगा, काबिल हो तुम, लायक हो तुम। आई थिंक मिर्ज़ापुर 2 में बोलते हैं ना कि भाई योग्य हो तुम। सर आपका ये लास्ट अटैम्प्ट है, तो सर किस तरीके से आप प्रिपेयर हो अपने एग्ज़ाम के लिए? मेरे से पूछोगे तो भाई मैं तो बोलूँगा कि अच्छी प्रिपरेशन चल रही है एंड काफ़ी तगड़ा एफर्ट मारा है, बहुत आंसर्स लिखे हैं। आई थिंक 15-20 टेस्ट सॉल्व कर दिए मैंने अब तक। पेन्स का कलेक्शन जैसे तुम देख ही रहे थे कि वो बना रहा हूँ मैं भी सेम चीज़ करता था अपने एग्जाम में। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, तुम यूज़ करते हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, एंड आई थिंक प्रिपरेशन इस बार काफ़ी सॉलिड है। ओके, तो सर लास्ट में कोई सजेशन रहेगा जो नए स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं? सो नए एंट्रेंट्स के लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि किसी से आप पूछ लो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि नए नए आप घुसते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो मतलब समझ नहीं आता है कई बार कि भाई क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कि भाई मतलब जैसे ये है किताब DD बासु है, देयर इज़ लक्ष्मीकांत, मतलब ऐसे बथेरी किताब आ जाएंगी जो भाई मतलब कौन सी पढ़ो, उसमें से भी क्या पढ़ो। तो अगर आप किसी मतलब मंझे हुए खिलाड़ी से जिसका पास एक्सपीरियंस है, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे कुछ सीख सकते हैं, तो आई थिंक वो काफ़ी एक शुरू का जो वो हर्डल होता है ना, वो क्रॉस करवाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आई थिंक ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। दूसरी रहेगी कि भाई आपको
ग्रो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी करते हो जो कि मे बी शायद मतलब पहले आपने नहीं करी हो, जो आपको नई सीखनी पड़ेंगी, जो आपको शायद पसंद ना आए। डिसिप्लिन, मतलब सेल्फ मोटिवेशन, इमोशनल मैनेजमेंट, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब बोल देंगे कि भाई हाँ ये किताबें पढ़ लो, ये आंसर लिख लो, ये MCQ कर लो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। कोई ये नहीं बोलता कि भाई मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, दिक्कत आएगी, मतलब पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये मैनेज करना खुद को भी पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, ये अलग नहीं है, ये कोई और नहीं करेगा आपके लिए, ये भी आपको ही करना है। तो अगर आप घुस रहे हो इस फील्ड में तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि इसके साथ घुसो कि भाई ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि भाई 1-1.5 साल के लिए तैयारी कर रहे हो, दिक्कत आएंगी, मन नहीं करेगा, कभी कभार छुट्टी मारने का मन करेगा, कभी कभार सो जाने का मन करेगा, बट आपको अपने आप को मोटिवेट करना सीखना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो भी क्वारीज होती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। तो इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।